प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे न्यायपालिका का अर्थ और परिभाषा से संबंधित। अर्थात वास्तव में न्यायपालिका है क्या, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में वास्तव में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है कि न्यायपालिका आखिर है क्या, इसका अभिप्राय क्या है, भावार्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब ध्यान दें। देखो, आज हम केवल न्यायपालिका का अर्थ बताएंगे, अर्थात वास्तव में न्यायपालिका है क्या, इसके ऊपर केवल चर्चा करेंगे। बाकी इसके कार्य, संगठन, चयन की पद्धतियाँ, इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो ध्यान दें। देखो, मैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसकी विषय वस्तु का केंद्र राज्य है, स्टेट, राज्य। और राज्य के निर्माण के लिए कितने तत्व जरूरी होते हैं? 4 तत्व। कौन कौन से? जनसंख्या। भाई अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे तो राज्य कहाँ से आएगा? जैसा प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, अरस्तु ने कहा था कि राज्य परिवार का विराट रूप है। तो राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहला जो तत्व है वह है जनसंख्या। उसके बाद में उसका अपना निश्चित भूभाग होना चाहिए, और तीसरा है सरकार, और चौथा है संप्रभुता, जिसमें हम सरकार के 3 अंगों की चर्चा कर रहे हैं। सरकार के 3 अंगों में से जो प्रथम अंग है वह व्यवस्थापिका को माना जाता है, दूसरा अंग कार्यपालिका को माना जाता है। मैंने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से संबंधित सभी बातें समझा दी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका से संबंधित सभी वीडियो देख सकते हैं। आज हम सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। मैंने क्या कहा है? सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपको एक कोटेशन दे रहा हूँ, वाक्यांश, जो कि लॉर्ड ब्राइस ने कहा है। यहाँ मैंने वैसे नोट भी कर दिया है। लॉर्ड ब्राइस क्या कह रहे हैं कि यदि न्याय की ज्योति अंधेरे में बुझ जाती है, क्या कह रहा हूं मैं? यदि, नोट भी कर सकते हैं आप, यदि न्याय की ज्योति अंधेरे से बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसने कही ये बात? लॉर्ड ब्राइस ने। नोट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं लॉर्ड ब्राइस? यदि न्याय की ज्योति अंधेरे से बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है कि वास्तव में दुनिया की किसी भी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत या राष्ट्र राज्य में यदि न्याय का प्रबंध ठीक से नहीं किया गया है तो वास्तविक रूप में वहाँ कितना अन्याय, कितना अत्याचार हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए न्यायपालिका को समझना बेहद जरूरी है। इसी से संबंधित एक दूसरी व्याख्यांश लास्की ने भी दी है। किसने? H.J. लास्की, हैरल्ड जोसेफ लास्की ने भी दी है। इन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण, लास्की की पुस्तक का नाम क्या है? राजनीति का व्याकरण। इसके अंतर्गत लास्की ने कहा है, क्या कहा है? नोट कीजिएगा, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ। लास्की कह रहे हैं कि यदि हमें यह मालूम हो जाए, क्या? लास्की कह रहे हैं कि यदि हमें ये मालूम हो जाए कि किसी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत न्याय का प्रबंध किस श्रेणी का है, किस स्तर का है, तो हम यह स्पष्ट रूप में पता लगा सकते हैं कि उस राष्ट्र राज्य का जो नैतिक चरित्र है वह किस
स्तर का है। ये बात लास्की ने कही है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो राष्ट्र राज्य, वो राजनीतिक व्यवस्था श्रेष्ठ स्तर की होती है जहां न्याय व्यवस्था उच्च श्रेणी की हो, जहां न्यायपालिका पृथक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, वहां वास्तविक रूप में ठीक से न्याय की व्यवस्था की जाएगी। और जब ठीक से न्याय की व्यवस्था की जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, और व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है तो मेरे भाई व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ठीक से हो सकता है। तो मैंने यहाँ मेरी बात दो वाक्यांशों से शुरू की है, एक तो लॉर्ड ब्राइस और दूसरा लास्की। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए इधर आइए, देखिएगा भाई, यहाँ मैंने जो ये बातें तैयार की हैं इस रूप में तैयार की हैं कि आप मेरे हिसाब से तो 4-5 लेखक की किताबें ही पढ़ देंगे तो भी आपको ये बातें नहीं मिल पाएंगी। मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए इस रूप में मेहनत करता हूँ, इस रूप में वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि एक बार यदि आपने हमारी वीडियो ठीक से देख ली तो मैं विश्वास से कह रहा हूँ आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मूल लक्ष्य है कि मैं राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी विचारक हैं, मतलब राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे विद्यार्थियों को प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप में समझाऊंगा। यहाँ मेरा लक्ष्य स्नातक स्तर के विद्यार्थी, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी और इसी के साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, इसी के साथ में कॉलेज स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों कि आप हमें ठीक से समझने का प्रयास करें। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मेरे विद्यार्थियों को कहीं भी कोई भी बात समझने में कतई परेशानी ना आए। चलिए देखिएगा, आज हम बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका का अर्थ क्या है। इसकी कुछ उदाहरण परिभाषाएं भी दी हैं, ये भी हम आपको बतलाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी सामान्य पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जिससे कि हम यहाँ तक पहुँचे कि न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए, सरकार का तीसरा अंग है ये, कौन? न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए, व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका का कार्य कानूनों की क्रियान्विति करना है, और न्यायपालिका का कार्य है यह देखना कि व्यवस्थापिकाएं ठीक से संविधान के अनुरूप कानून बना रही हैं या नहीं, और कार्यपालिकाएं जिस रूप में व्यवस्थापिकाओं ने कानून बनाया है उसी ही अनुरूप उनकी क्रियान्विति कर रहे हैं या नहीं। और यदि किसी भी रूप में व्यक्ति के मध्य कानून को लेकर के कोई समस्या आती है, या व्यक्ति और राज्य के मध्य कानूनों को लेकर के कोई समस्या आती है, अर्थात कानूनों के पालन करने में कोई समस्या आती है, और यदि इनके द्वारा, दोनों के द्वारा, व्यक्ति राज्य, इनके द्वारा कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो वास्तविक रूप में यहाँ न्यायपालिका के द्वारा ही दंड दिया जाता है। इसलिए सरकार के इन तीनों अंगों की जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है भाई। अब चलिए देखो, अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो कि विशेषकर विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है। नोट करें, अब मैं आपके लिए इस रूप में बिंदु तैयार कर रहा हूँ, मैं विश्वास से कह रहा हूँ आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। नोट करें, राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति का हर समाज में आरंभ से ही महत्व रहा है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात, मैं समझाऊंगा इसको। क्या? राजनीतिक शक्ति का हर समाज में, प्रत्येक राजनीतिक समाज में, पॉलिटिकल सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर सकते हैं हम, राजनीतिक शक्ति का हर समाज में आरंभ से ही महत्व रहा है। क्या मतलब है, समझिए। देखो भाई, वास्तव में चाहे हम प्राचीन समय के कबीलाई या कबीले हुआ करते थे उस समय, उनके मुखिया को सरदार कहा जाता था, कबीलाई समाज हो,
या फिर मध्ययुग का समाज हो, आधुनिक युग का समाज हो, मूल बात यह है कि किसी न किसी रूप में व्यक्तियों के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए किसी न किसी रूप में कोई नियम तो हुआ ही करते थे। जैसे प्राचीन भारत की बात करें तो हमारे प्राचीन भारत में स्मृतियाँ हुआ करती थी। जैसे मानो स्मृति है तो स्मृतियों को ही कानून माना जाता था और इन स्मृतियों के आधार पर समाज व्यवस्था का संचालन किया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में प्राचीन समय से किसी न किसी रूप में समाज के लिए कोई न कोई नियम तो होते थे और इन नियमों को बनाने और संचालित करने के लिए जो लोग नियुक्त किए जाते थे वो शासक कहलाते थे। अब वास्तविक रूप में यहाँ मूल बात ये आ रही है कि चाहे समाज कोई भी रहा हो, राजनीतिक शक्ति का अस्तित्व तो किसी न किसी रूप में रहा ही है। पहली बात नोट करेंगे। अब देखो यहाँ तक पहुँचना है हमें, ठीक है। मतलब इसका मूल भावार्थ ये है कि किसी न किसी रूप में वास्तव में समाज व्यवस्था को चलाने के लिए नियम रहे हैं और वास्तविक रूप में उन नियमों को चलाने के लिए किसी न किसी रूप में शासक रहे हैं तो उनके द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया गया है। आज राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? विशेषकर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका करती हैं। तो ये प्राचीन समय से ऐसा रहा है। मतलब राजनीतिक शक्ति का हर समाज में, हर समाज मतलब चाहे प्राचीन समाज हो, मध्य का समाज हो, आधुनिक समाज हो, ठीक है, हर समाज में आरंभ से ही महत्व रहा है। अब दूसरी बात, राजनीतिक शक्ति की सर्वोपरिता इसमें दुरुपयोग की ओर भी संभावनाएं निहित कर देती है। अब ध्यान दें, ये बात सत्य है कि हर समाज में राजनीतिक शक्ति रही है, लेकिन राजनीतिक शक्ति को ही सर्वोपरि माना गया है। भाई शासकों को सर्वोपरि माना गया है। अब इनको सर्वोपरि माना गया है तो वास्तविक रूप में इसमें यह संभावना है कि इनके द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। जैसा कि नोट करेंगे, लॉर्ड एक्टन ने कितनी अच्छी बात कही है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति व्यक्ति को पूर्ण रूप में भ्रष्ट कर डालती है। किसने कही ये बात? लॉर्ड एक्टन ने। तो इसी संदर्भ में है ये बात कि भाई जिसके हाथ में शक्ति होती है तो उसके भ्रष्ट होने की संभावना होती है। और यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण शक्ति दे दी जाए, उसके ऊपर कोई नियंत्रण ही ना हो, अनियंत्रित हो, शासक वह सरकार अनियंत्रित हो, तो फिर वह व्यक्ति या सरकार पूर्ण रूप में भ्रष्ट हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, लॉर्ड एक्टन क्या कर रहे हैं? शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति व्यक्ति को पूर्ण रूप में भ्रष्ट कर डालती है। इसलिए राजनीतिक शक्ति की सर्वोपरिता इसमें दुरुपयोग की ओर भी संभावनाएं निहित कर देती है। मतलब ये तो बात सत्य है कि प्राचीन समय से समाज में किसी न किसी राजनीतिक शक्ति का अस्तित्व रहा है, लेकिन राजनीतिक शक्ति को प्राचीन समय से सर्वोपरि माना गया है, शासक को सर्वोपरि माना गया, आदेश देने वाले को सर्वोपरि माना गया है। प्राचीन समय में राजतंत्र व्यवस्थाएं थी तो राजा को सर्वोपरि माना जाता था। तो इसमें संभावना निहित है कि उसके द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या है कि राज्य इस शक्ति का प्रतीक है, अर्थात राजनीतिक शक्ति का प्रतीक किसको मानेंगे? हम राज्य को मानेंगे। और कहीं अपने आप में राज्य साध्य ना बन जाए, नोट कीजिएगा, कहीं अपने आप में राज्य साध्य ना बन जाए, इसलिए वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में शासकों के ऊपर प्रतिबंधों की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना है, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, बहुत गहरी बात है। क्या कि राज्य इस शक्ति का प्रतीक है। राजनीतिक शक्ति का प्रतीक कौन है? राज्य है। और राज्य में कौन है? भाई राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है? सरकार के माध्यम से होती है। तो वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति का मूल भावार्थ क्या है? सरकार है, जिसमें सरकार के तीनों अंग हैं। तो ये सरकार कहीं शक्ति का दुरुपयोग ना करे, तो इसके लिए क्या है? इस सरकार या, अब देखिएगा तीसरी बात आ रही है, या शासकों को शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए सामान्यतः 3 व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं। अब ध्यान दें भाई, वास्तव में राजनीतिक शक्ति का प्रतीक राज्य है। राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इसमें वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा होगा? या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किस में होती है? सरकार में होती है। सरकार में होती है ना। अब ये सरकार या सरकार के जो सदस्य होते हैं, जिनको शासक कहा जाता है, वो कहीं शक्ति का दुरुपयोग ना करने लग जाएं, इसलिए वास्तविक रूप में शासकों के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए
विशेषकर 3 व्यवस्थाएं अपनाई जाती पूरी दुनिया में। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं केवल भारत के संदर्भ में नहीं बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो इस रूप में तैयार करूँगा मेरे विद्यार्थियों को समस्या आई नहीं। ध्यान दें, शासकों को शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए सामान्यतः 3 व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं, अर्थात वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में या सभी देशों के अंतर्गत वास्तविक रूप में शासकों के द्वारा या सरकार के द्वारा या राजनीतिक शक्ति का शासकों के द्वारा दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सभी देशों में विशेषकर 3 व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, 3 व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं और इन 3 के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है जिससे कि शासक वास्तविक रूप में शक्ति का दुरुपयोग ना करें। ये बात राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी समझ रहे होंगे। चाहे किसी भी रूप में संरचनात्मक या संस्थागत व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग फिर भी होगा, परंतु ये व्यवस्थाएं इसलिए की जा रही है कि भाई शक्ति का दुरुपयोग कम से कम हो। मैं फिर कह रहा हूँ, शक्ति का दुरुपयोग तो होगा, लेकिन फिर भी भाई हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। ऐसी स्थिति में हमें इस बात का स्पष्ट रूप में भान होना चाहिए क्या कि शक्ति के दुरुपयोग को पूर्ण रूप में कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन संस्थागत रूप में, संरचनात्मक रूप में, संवैधानिक रूप में ऐसी व्यवस्थाएं तो की ही जा सकती हैं जिससे कि शक्ति के दुरुपयोग को कम किया जा सके। पूर्ण रूप में नहीं रोका जा सकता, लेकिन कम तो किया ही जा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में ये 3 व्यवस्थाएं की जाती है जिससे कि शासक शक्ति का दुरुपयोग ना करें। अब यहाँ से हमारी बात शुरू होगी न्यायपालिका की, समझिएगा। पहला होता है, देखा भाई, संविधान। देखेगा वास्तविक रूप में शासकों के द्वारा राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सभी देशों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में संविधान का गठन किया जाता है, संविधान का निर्माण किया जाता है। तो एक अलग बात है कि कहीं पर संविधान अलिखित भी हो सकते हैं, जैसा कि ब्रिटेन के अंतर्गत है, मगर वहाँ पर भी जो राज्य व्यवस्था है उसका संचालन संवैधानिक परंपराओं के द्वारा होता है। और संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन का मतलब ये है जनमत की अवहेलना करना। और भाई सीधी सी बात है, जनमत की अवहेलना करने का दुस्साहस कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो शासकों के ऊपर वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग ना करें, तो किसकी व्यवस्था या किसका नियंत्रण होगा? संविधान का। शासक या सरकार वास्तविक रूप में संविधान के अनुरूप कार्य करेंगी, अर्थात सभी देशों का अपना एक संविधान होता है। तो पहली जो व्यवस्था होगी वो तो क्या होगी? संविधान। नोट कीजिएगा, संविधान। भारत का अपना संविधान है, अमेरिका का अपना संविधान है, जापान का अपना संविधान है, स्विट्जरलैंड का अपना संविधान है कि नहीं? ठीक है। दूसरा जो व्यवस्था है जिससे कि वास्तविक रूप में शासक शक्ति का दुरुपयोग ना करें, दूसरी व्यवस्था क्या होगी? शक्तियों को शक्तियों की नियंत्रक व संतुलक बनाना। अब समझें इसको, देखो, शक्तियों को शक्तियों की नियंत्रक व संतुलक बनाना। ध्यान दें, समझाऊंगा मैं इसको। भाई शासक सरकार राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं करे, इसके लिए सभी देशों में तानाशाही शासन प्रणाली की बात अलग है, लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में तो डेफिनेटली ऐसी व्यवस्था की जाती है। जैसे हमारे भारत में भी है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, जापान में भी है। ठीक है, चीन की बात कुछ अलग है क्योंकि सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली है। तो यहाँ व्यवस्था ये की जाती है कि शक्ति को शक्ति का विरोधी बना दिया जाता है। शक्ति के 3 केंद्र हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो यहाँ वास्तव में शक्ति को ही शक्ति का विरोधी बना दिया जाता है, जिससे कि सरकार का एक अंग 2 पर नियंत्रण रखे, जिसे कि वास्तविक रूप में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात सरकार का एक अंग 2 पर नियंत्रण रखे। जैसे न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखेगी, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका पर नियंत्रण रखेंगी, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण रखेगी, कार्यपालिका और न्यायपालिका व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखेंगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक सरकार का अंग 2 पर नियंत्रण रखेगा, अर्थात सरकार का एक अंग 2 पर नियंत्रण रखेगा, 2 एक के ऊपर नियंत्रण रखेगा, जिससे कि शक्ति का संतुलन बना रहे। क्या? जिससे कि शक्ति का संतुलन बना रहे और सरकार का एक अंग दूसरे अंग के ऊपर नियंत्रण रखे, जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। ऐसी व्यवस्थाएं सभी जगह की जाती हैं। विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी
इसकी व्यवस्था की गई है। हालांकि वहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई है। हमारे भारत के अंतर्गत भी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था मतलब सरकार का एक अंग 2 पर नियंत्रण रखेगा, 2 1 के ऊपर नियंत्रण रखेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ मैं यह वास्तविक रूप में नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। यहाँ तो आपको सामान्य जानकारी देना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि हमारा मूल जो मकसद है वो तो न्यायपालिका को समझना है। ठीक है भाई। आप देखो तीसरी व्यवस्था क्या होगी, दुनिया की सब देशों की बात बोल रहा हूँ मैं, क्या एक पृथक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करना। आप ध्यान दें, संविधान की स्थापना होगी, शक्ति को शक्ति का विरोधी बना दिया, या वास्तविक रूप में शक्तियों को शक्तियों की नियंत्रक और संतुलक बनाना। देखो शक्तियों को शक्तियों की नियंत्रक मतलब सरकार का एक अंग 2 पर और 2 1 के ऊपर नियंत्रण रखेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत नाम से। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा है एक पृथक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करना, अर्थात वास्तविक रूप में शासक सरकार राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं करे। इसके लिए तीसरी व्यवस्था की जाती है कि वहाँ पृथक मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अलग पृथक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाए। तो हमारा मूल मकसद न्यायपालिका को ही समझना है। तो आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपसे किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये 3 ऐसे प्रतिबंध हैं जो कि वास्तविक रूप में शासकों को राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकते हैं। ध्यान दें, सब कुछ आ गया, इसमें कोई बात शेष रहती ही नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा, अब अगली बात आइए, सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए। देखिएगा मैंने क्या कहा, सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए मतलब वास्तविक रूप में जो सोशल सिस्टम है, समाज व्यवस्था है, उसको नियंत्रित करने के लिए भाई नियम तो चाहिए। प्राचीन समय में स्मृतियाँ हुआ करती थी, आज कानून है। तो कहने का मतलब है सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए कानून ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्या? कानून ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मतलब कानून के द्वारा ही वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या कह रहा हूँ? कानून के द्वारा ही समाज व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है और इन कानूनों के अनुसार न्याय करने का कार्य न्यायपालिका का ही है। हमें न्यायपालिका को ही समझना है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से हमारी न्यायपालिका की शुरुआत हो रही है। अब क्या? सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था। भाई हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो विशेषकर ये किसका अध्ययन करता है? पॉलिटिकल सिस्टम का। लेकिन भाई पॉलिटिकल सिस्टम को भी तभी समझेंगे जब सोशल सिस्टम को समझेंगे, क्योंकि समाज व्यवस्था का सोशल सिस्टम का ही तो एक उपव्यवस्था है। ये कौन? पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। चलिए, सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए कानून ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और इन कानूनों के अनुसार जो कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा, इन कानूनों के अनुसार न्याय करने का कार्य न्यायपालिका का ही है। अर्थात वास्तविक रूप में न्यायपालिका ही ये देखेगी कि संविधान के अनुसार कानून बन रहे हैं या नहीं, और व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों की ठीक से कार्यपालिकाओं के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है या नहीं। ये कौन देखेगा? ये कार्य कौन करेगा? और कानूनों को उल्लंघन करने वालों को दंड कौन देगा? न्यायपालिका का कार्य है। इसीलिए कहा है लॉर्ड ब्राइस ने, फिर दोहरा रहा हूं, इसीलिए कहा लॉर्ड ब्राइस ने, यदि न्याय की ज्योति अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष, सशक्त और पृथक होना अति आवश्यक है। यहाँ अगली बात लास्ट ने की है कि किसी भी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत न्याय का प्रबंध किस श्रेणी का है, किस प्रकार का है, इससे पता लगाया जा सकता है कि उस राष्ट्र राज्य का नैतिक चरित्र की क्षमता क्या है। बिल्कुल 100% सत्य है ये बात। ठीक है। चलिए आप ध्यान दें, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के समय से ही सरकार का अंग माना जाता है न्यायपालिका को। आप ध्यान दें, वास्तव में अरस्तु ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स के अंतर्गत सरकार के
3 ही अंग निर्धारित किए थे। ठीक है, आधुनिक समय में जो नाम दिए गए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस रूप में उन्होंने नाम नहीं दिए, लेकिन फिर भी सरकार के 3 अंग तो उन्होंने बतलाई हैं। जैसे एक उन्होंने बताया नीति निर्धारक, प्रशासकीय विभाग और न्यायिक विभाग। तो नीति निर्धारक आज व्यवस्थापिका कहते हैं उसको, प्रशासनिक विभाग इसको आज कार्यपालिका कहते हैं, न्यायिक विभाग न्यायपालिका कहते हैं। तो किसी न किसी रूप में हम ये कहेंगे कि अरस्तु के समय से ही न्यायपालिका को सरकार का अंग माना जाता है। नोट कीजिएगा, अरस्तु के समय से ही सरकार का अंग माना जाता है। किसको? न्यायपालिका को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या समझना है, न्यायपालिका क्या है? ठीक है, समझिए। अब देखो, यहाँ तक जो मैंने बात समझाई ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये समझना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों तीनों बातें समझना बेहद ज़रूरी है। ये नहीं समझेंगे तो फिर अब सीधा ये समझने से मतलब नहीं न्यायपालिका का अर्थ ले लिया, परिभाषा ले ली और बोला ठीक है हमने न्यायपालिका समझ। नो, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बात जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक न्यायपालिका को आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए अब इसका अर्थ लेते हैं और इसकी परिभाषा लेते हैं। साधारण अर्थ में, सामान्य शब्दों में, आप अपने शब्दों में भी समझ सकते हैं इसको। साधारण अर्थ में कानूनों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, फिर से दोहरा रहा हूँ। कानूनों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। मतलब वास्तविक रूप में न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंड देती है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका का कार्य कानूनों की क्रियान्वित करना है और न्यायपालिका का कार्य ये है देखना है, क्या देखना है कि जो व्यवस्थापिकाएँ वो संविधान के अनुरूप कानून बना रही है या नहीं, और जो कार्यपालिकाएँ हैं वो वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं जिस रूप में कानून बनाए हैं उनकी ठीक से क्रियान्वित कर रही हैं या नहीं। और यदि किसी के द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में ये व्यक्तियों को दंड देती है। ये सब कार्य करने वाली जो संस्थागत व्यवस्था होती है उसे ही न्यायपालिका कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों इसकी परिभाषा लें, उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो ध्यान दें भाई, जब हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं तो मुख्यतः 2 प्रकार की शासन प्रणाली उभरकर सामने आती है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तीसरा प्रतिमान भी है जिसको कि अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहा जाता है, जैसा कि फ्रांस के अंतर्गत है। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। संसदात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? ब्रिटेन है। हालांकि हमारे भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। अब मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ, इसका अर्थ बताते बताते बीच में यहाँ क्यों आ गया? इसलिए आ गया कि यहाँ एक बात समझना बहुत बेहद जरूरी है। क्या? देखिएगा, ये न्यायपालिका की शक्ति कैसी होगी, कितनी होगी? न्यायपालिकाएं कानूनी की व्याख्या किस रूप में करेंगे? ये शासन प्रणाली के प्रकार पर भी डिपेंड करता है। शासन की पद्धति या प्रतिमान क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली की हम बात करते हैं और इसमें हम चलते हैं कहाँ? ब्रिटेन के अंतर्गत। तो भाई ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की व्याख्या वहाँ की न्यायपालिका नहीं कर सकती है। संसद ने जैसे भी कानून बनाए उन कानूनों को न्यायपालिका अमान्य, अवैध घोषित नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। और यदि कहीं संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है या संविधान की सर्वोच्चता और संसद की सर्वोच्चता के बीच में समन्वय किया गया है तो वहाँ किसी न किसी रूप में न्यायपालिका को यह अधिकार होता है वो ये देखे कि व्यवस्थापिकाएं संविधान के अनुरूप कानून बना रही हैं या नहीं। यदि संविधान के अनुरूप कानून है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संविधान के अनुरूप यदि व्यवस्थापिकाएं कानून नहीं बना रही हैं तो न्यायपालिकाएं उन्हें अवैध घोषित करती है, अमान्य घोषित करती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। भारत में भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। जापान में भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया, इसलिए न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए कानूनों की व्याख्या या समीक्षा नहीं कर सकती है।
जबकि वास्तविक रूप में हमारे भारत के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, इसी के साथ में संसद की सर्वोच्चता के बीच का रास्ता अपनाया गया है। इसलिए हमारे यहाँ पर भी न्यायपालिका संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी व्याख्या समीक्षा कर सकती है और ये कह सकती है कि यदि संविधान के अनुरूप कानून नहीं है तो वास्तविक रूप में हम इन्हें अमान्य घोषित कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में हम कहें तो संविधान की सर्वोच्चता की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसलिए वहाँ वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा कांग्रेस जो कानून बनाती है उन कानूनों की समीक्षा व्याख्या कर सकती है। और यदि कांग्रेस के द्वारा, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका उसका नाम कांग्रेस है, कांग्रेस के द्वारा यदि संविधान के अनुरूप कानून नहीं बनाए गए हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका उन कानूनों को अमान्य, अवैध घोषित कर सकती है। ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। चलिए अब दो परिभाषा ले रहे हैं हम। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है लास्की की, H.J. लास्की, नोट कीजिएगा, हेरल्ड जोसेफ लास्की, जिसकी कि हमने यहाँ एक वाक्यांश भी बतलाया था, आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा लास्की क्या कह रहे हैं। एक राज्य की न्यायपालिका, भाई वो चाहे कोई भी राज्य हो, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में, अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत जो विभिन्न लोगों के बीच, व्यक्ति के बीच, जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों व राज्य के बीच, व्यक्ति और राज्य के बीच, नागरिकों और राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती हैं का समाधान व फैसला करना है। मतलब लास्की का कहना है कि वास्तविक रूप में न्यायपालिका ऐसे अधिकारियों का समूह है जो वास्तविक रूप में ये देखती हैं कि राज्य के अंतर्गत कानूनों का उल्लंघन किया तो नहीं जा रहा है, और कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है तो वास्तविक रूप में ये देखना है किन के द्वारा किया जा रहा है। व्यक्ति के मध्य ये विवाद है या व्यक्ति और राज्य के मध्य विवाद है। किसी भी रूप में यदि कानूनों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में इन विवादों के ऊपर जो फैसला या समाधान देने वाली संस्थागत व्यवस्था होती है वो ही न्यायपालिका कहलाती है। समझ गए? ये लास्की की परिभाषा है, नोट कीजिएगा। ये न्यायपालिका के संदर्भ में एक श्रेष्ठ, उचित, सर्वसम्मत परिभाषा है। 3 बातें बोली हैं मैंने, श्रेष्ठ, उचित, सर्वसम्मत परिभाषा है। ये एक ऐसी परिभाषा है जिसमें न्यायपालिका से संबंधित समग्र बातें सम्मिलित हो जाती हैं। इसको संकुचित परिभाषा नहीं कर सकते, ये व्यापक परिभाषा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए एक परिभाषा बोलेंगे, CF स्ट्रांग। क्या? नोट करें, CF स्ट्रांग। क्या कह रहे हैं ये? न्यायपालिका शासन का वह विभाग है। क्या? न्यायपालिका शासन का वह विभाग है। शासन का विभाग है, सरकार की 3 ही तो विभाग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका शासन का वह विभाग है जिसका संबंध विधि का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने से है। बस इतनी सी बात है। मतलब CF स्ट्रांग कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो न्यायपालिका है वह शासन का वह विभाग है जिसका संबंध विधि का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने से है। मतलब इसका संबंध केवल इससे है कि जिनके द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता है उन्हें दंडित किया जाए। इसलिए कहा जाता है कि व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका का कार्य कानून की क्रियान्वित करना है, और न्यायपालिका का कार्य कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना है। इसीलिए अंत में फिर कह रहा हूँ, लॉर्ड राइस कह रहे हैं कि यदि न्याय की ज्योति अंधेरे से बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब मूल बात यहाँ ये है कि दुनिया के सभी राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत मूल बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि वहाँ न्याय का प्रबंध किस रूप में किया गया है। वहाँ न्याय का प्रबंध सर्वश्रेष्ठ रूप में, उच्च स्तर का, उच्च श्रेणी का, उच्च प्रकार का होना चाहिए। यदि न्याय का प्रबंध उच्च स्तर का, उच्च श्रेणी का, उच्च प्रकार का है
तो निश्चित रूप में उस राष्ट्र राज्य का नैतिक चरित्र भी उच्च स्तर का होगा। मुझे यहाँ कहने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि वास्तविक रूप में फिर उस राष्ट्र राज्य का नैतिक चरित्र उच्च स्तर का है तो यहाँ ये बात कही जा सकती, प्लेटो ने कहा है कि व्यक्ति न्यायी तो राज्य न्यायी। तो यहाँ सत्य है, सब व्यक्ति न्यायी होंगे यदि राज्य न्यायी है। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो न्याय ही चाहिए। राजनीति विज्ञान का मूल उद्देश्य भी तो यही है, एक ऐसे आदर्श न्यायी विश्व राज्य की स्थापना जिसमें हमेशा के लिए न्याय की ज्योति जगमगाती रहे, प्रज्वलित होती रहे। यही तो हमारा लक्ष्य है। इसी के साथ में मैं आशा करता हूँ मेरे प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थी न्यायपालिका क्या है इसको ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।